उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में उस वक्त बखेड़ा खड़ा हो गया जब अपने समर्थकों के साथ हरिद्वार जाने के लिए निकले स्वामी यशवीर महाराज को पुलिस ने उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर मौजूद नारसन इलाके की पुलिस चौकी के सामने रोक दिया। पुलिस के मुताबिक यशवीर महाराज और उनके समर्थक हरिद्वार में भी होटलों के सही मालिकों का नाम जानने के लिए चलाए जा रहे अपने अभियान के तहत ही वहां के लिए निकले थे, लेकिन उन्हें उत्तराखंड की सीमा पर ही रोक दिया गया। स्वामी यशवीर महाराज और उनके साथी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बॉर्डर पर मौजूद नारसन पुलिस चौकी के सामने खड़े नजर आए। मानवाराय का चित्र लगाना और भगवा ध्वज लगाना अपराध है क्या? यदि अपराध है तो बता दें, अपराध नहीं है तो फिर हमें लगाने दे। इस दौरान वो एक पुलिस अधिकारी से बातचीत करते भी दिखे, लेकिन उन्होंने यशवीर महाराज के आगे हाथ जोड़ लिए। इसके बाद स्वामी यशवीर महाराज और उनके समर्थक पुलिस चौकी के सामने ही डट गए। यशवीर महाराज के मुताबिक थोड़ी देर बाद पुलिस वालों ने उनकी बात मान ली और उन्हें हरिद्वार की तरफ जाने दे दिया। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से करीब 15 किलोमीटर दूर योग आश्रम चलाने वाले स्वामी यशवीर महाराज और उनके समर्थक पिछले कुछ दिनों से कांवड़ यात्रा मार्ग में पड़ने वाले होटल और ढाबों की जांच कर रहे हैं। इसी कड़ी में वो हिंदू समुदाय के लोगों के ढाबों और खाने पीने की दुकानों पर झंडे लगाने के लिए हरिद्वार की तरफ रवाना हुए थे और कांवड़ यात्रा मार्ग पर मौजूद खाने पीने की दुकानों पर नाम लिखने के मामले में उत्तर प्रदेश में सियासी जंग भी छिड़ गई। समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया कि योगी सरकार ने यह फैसला लेकर समाज को बांटने की कोशिश की। उत्तर प्रदेश की सरकार ने कांवड़ यात्रा के रास्ते पर मौजूद होटल और ढाबा चलाने वालों के लिए दुकानों पर दुकानदार का नाम लिखना जरूरी कर दिया था और इस मुद्दे पर उत्तर प्रदेश में छिड़ा सियासी बवाल थमने का नाम ही नहीं ले रहा। बलिया से समाजवादी पार्टी के विधायक मोहम्मद जियाउद्दीन रिजवी ने आरोप लगाया कि ऐसे फैसले लेकर सरकार राज्य के मुसलमानों का उत्पीड़न कर रही है। जितना उत्पीड़न करना चाहें योगी जी कर ले, वो इंतजार कर 2027 को अखिलेश जी का। वहीं अयोध्या से समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रताप ने तो इसे समाज को बांटने वाला कदम बता दिया। नेम प्लेट लगाने का तो मनसा है, समाज को बांटने का, समाज को जोड़ने का नहीं है। हालांकि राज्य के उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक ने सरकार के फैसले का बचाव किया और समाजवादी पार्टी के नेताओं को जमकर घेरा भी। उत्तर प्रदेश में शरिया कानून लागू करने की पर्दे के पीछे की इनकी एक चाल मात्र है और कुछ नहीं। डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक ने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी इस मुद्दे पर जानबूझकर भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही है ताकि उसे इसका राजनीतिक फायदा मिल सके। और इस सब के बीच हरिद्वार के मंगलोर में हाईवे के किनारे मौजूद गुप्ता चाट भंडार नाम की दुकान में गुलफाम नाम का क्यूआर कोड मिलने से बवाल मच गया। उस दुकान में चारों तरफ गुप्ता चाट भंडार के नाम के बड़े बड़े बोर्ड लगे हुए दिखे, लेकिन जैसे ही दुकान में कैश काउंटर पर रखा क्यूआर कोड स्कैन किया गया, उस पर गुलफाम नाम दिखा। इसके बाद तो वहां हंगामा मच गया। हालांकि दुकान के मालिक ने दावा किया कि गुलफाम को उन्होंने बगल वाली दुकान किराए पर दे रखी थी, लेकिन गुलफाम नाम का क्यूआर कोड हरिद्वार के मंगलौर में मौजूद गुप्ता चाट भंडार के कैश काउंटर से मिला, जिससे वहां बवाल मच गया। उस दुकान पर जगह जगह गुप्ता चाट भंडार के बड़े बड़े बोर्ड लगे दिखे। उन बोर्डों पर कुछ लोगों की तस्वीर भी लगी नजर आई। हालांकि दुकान के अंदर घुसने के बाद जैसे ही गुप्ता चाट भंडार के कैश काउंटर पर रखे क्यूआर कोड को स्कैन किया गया, उस पर गुलफाम नाम दिखाई दिया। ये स्कैनर है। अगर आप गुप्ता चाट में स्कैनर्स के जरिए मैं यहाँ पर दिखाना चाहूँगा, विशाल जरा नज़दीक आए। ये मैंने स्कैन किया है, ये नाम आया गुलफाम। दुकान पर बैठे लोगों ने गुलफाम नाम के उस क्यूआर कोड को आनन फानन में छिपा दिया, लेकिन तब तक ये खबर आग की तरह फैल चुकी थी। इसके बाद दुकान के मालिक अशोक गुप्ता को घेर लिया गया। अशोक गुप्ता की तस्वीर भी गुप्ता चाट भंडार के बोर्ड पर मौजूद थी। हालांकि क्यूआर कोड पर जिन गुलफाम का नाम आ रहा था वो फरार बताए गए, लेकिन गुप्ता चाट भंडार के मालिक अशोक गुप्ता वहीं थे। उनसे जब इस बारे में पूछा गया तो वो ये सफाई देते नजर आए कि उन्होंने बगल वाली दुकान गुलफाम को किराए पर दी थी। बताया गया कि उस दुकान पर चाय और बिस्किट वगैरह मिला करते थे और गुप्ता चाट भंडार के मालिक अशोक गुप्ता के मुताबिक वो क्यूआर कोड भी बगल वाली दुकान के लिए ही रखा गया था, क्योंकि वो दुकान गुलफाम को किराए पर दी गई थी। इसी वजह से उस क्यूआर कोड पर उन्हीं का नाम दिख रहा था। ये किराए पे दे रखी है। अच्छा, लेकिन बाहर से क्योंकि लोग अगर रुकेंगे तो गुप्ता चाट के नाम से रुकेंगे। हाँ, वो बात सही है, जब पेमेंट करने जाते हैं तो वो बात आपकी सही है, सब कुछ आप सही कह रहे हैं। हम तो बंद करवा दें, ऐसी कोई बात नहीं, बंद करा देंगे। ये दुकान कांवड़ यात्रा मार्ग पर है, जहां दुकानों पर उनके मालिकों का नाम लिखना जरूरी किया गया है। ऐसे में गुप्ता चाट भंडार में गुलफाम नाम का क्यूआर कोड मिलने पर हंगामा बढ़ गया।
इसके बाद दुकान के मालिक बार बार ये सफाई देते नजर आए कि अगर किसी को इससे एतराज है तो उन्हें बगल वाली दुकान बंद करवाने में कोई दिक्कत नहीं है। सामान जो है वैसा सामान है उसका सूखा, तो इसलिए हमें कोई वो नहीं, इसीलिए और कहो तो हम बंद करा। यात्रा को लेकर बाबूजी बड़ा बात, हाँ बिल्कुल कवर आ जाओ, हम हर समय तैयार है कवर यात्रा के लिए, हम सेवा करते हैं रात दिन। कुछ देर बाद वहां पुलिस पहुंच गई जिसने अशोक गुप्ता को हिरासत में ले लिया। पुलिस के मुताबिक इस मामले में अशोक गुप्ता से पूछताछ की जाएगी कि गुलफाम कौन है और उनके नाम का क्यूआर कोड गुप्ता चाट भंडार में क्या कर रहा था। इधर दिल्ली में नंदू गैंग के 2 शूटरों को गिरफ्तार करने का दावा किया गया। दिल्ली के शाहबाद देरी इलाके में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद नंदू गैंग से जुड़े 2 शूटरों को गिरफ्तार करने का दावा किया। पकड़े गए शूटरों के नाम विजय और सोमवीर बताए गए। मुठभेड़ के दौरान दोनों के पैर में गोली लगी ऐसा दावा किया गया। पुलिस ने दावा किया कि दोनों बदमाश मंजीत महल नाम के गैंगस्टर के एक रिश्तेदार की हत्या में शामिल थे। उत्तर प्रदेश के महोबा में पुलिस ने आशाराम नाम के 25,000 रुपए के एक इनामी बदमाश को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार करने का दावा किया। पुलिस के मुताबिक मुठभेड़ के दौरान आशाराम के पैर में गोली लगी और उसे बाद में अस्पताल में भर्ती कराया गया। आशाराम पर 10 से ज्यादा केस दर्ज हैं और काफी वक्त से पुलिस को उसकी तलाश थी। शराबबंदी वाले राज्य बिहार की राजधानी पटना में पुलिस ने शराब की तस्करी करने के आरोप में एक आदमी को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक उसकी टीम ने पीर बहोर इलाके में छापेमारी की और वहां से शराब की बोतलों के साथ 2 पिस्तौल जब्त करने का दावा किया। महाराष्ट्र के वाशिम में समृद्धि एक्सप्रेसवे पर एक तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर पलट गई। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई और 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक कार में बैठे लोग पुणे से नागपुर जा रहे थे। उधर मध्य प्रदेश के जबलपुर में कई गैस सिलेंडरों से भरा एक ट्रक बाढ़ के पानी में डूब गया। एक ड्राइवर और क्लीनर उस ट्रक को लेकर रास्ता पार करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन रास्ता पार करने के दौरान पानी का बहाव इतना तेज था कि वो ट्रक आगे नहीं बढ़ पाया और खौफनाक लहरें उस ट्रक को बहाकर अपने साथ ले गईं। लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद तो वो ट्रक दिखना ही बंद हो गया। उफनते सैलाब में वो पहले अपने बाईं तरफ झुका और धीरे धीरे पलट गया। वहां देखते ही देखते वो पानी में पूरी तरह समा गया और आसपास मौजूद लोग ये देखकर हैरत में पड़ गए, क्योंकि ऐसा लगा मानो वो ट्रक नहीं बल्कि किसी पेड़ की टहनी हो और उसे पानी की तेज धार ने पल भर में डुबो दिया। जबलपुर के मझोली इलाके में सलैया गांव से वो ट्रक गुजर रहा था, तभी रास्ते में अचानक सैलाब आया और वो उसकी जद में आ गया। गनीमत ये रही कि वक्त रहते उसके ड्राइवर और क्लीनर उस ट्रक से कूद गए और तैरकर वो लोग पानी से बाहर आ गए। ट्रक के डूबने के बाद उसे ढूंढने का काम शुरू कर दिया गया, लेकिन उसमें लदे कई गैस सिलेंडर पानी में बह गए। उधर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में केदारनाथ जाने वाले रास्ते पर पहाड़ का मलबा गिरने से कई श्रद्धालु फंस गए। भारी बारिश के बाद वहां पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा खिसककर सड़क पर गिर गया। इसकी वजह से केदारनाथ जाने वाला पैदल मार्ग पूरी तरह बंद हो गया और इसकी वजह से श्रद्धालुओं की परेशानी बढ़ गई। वो केदारनाथ जाने वाले पैदल मार्ग पर फंस गए। इसकी जानकारी मिलते ही प्रशासन ने मलबा हटाने का काम शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर में पुलिस के साथ एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की कई टीमें वहां पहुंच गईं। राहत और बचाव दल की टीमों ने सबसे पहले तो वहां पैदल चलने के लिए थोड़ा रास्ता बनाया ताकि फंसे हुए श्रद्धालुओं को निकाला जा सके। इसके बाद एक एक कर वहां से लोगों को आगे भेजा गया। लेकिन पहाड़ खिसकने के बाद रास्ता बंद हो जाने से कई जगहों पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु इकट्ठा हो गए। वो मलबा हटाए जाने तक वहीं खड़े होकर इंतजार करते दिखे। इस बीच भारी बारिश की वजह से वहां की स्थिति और बिगड़ गई। पैदल मार्ग के नजदीक ही पहाड़ से पानी का तेज बहाव नजर आया। पहाड़ खिसकने की यह घटना रुद्रप्रयाग जिले में केदारनाथ जाने वाले रास्ते पर मौजूद गौरी कुंड से करीब 1.5 किलोमीटर आगे हुई। इसके बाद केदारनाथ यात्रा को सोनप्रयाग में ही रोक दिया गया, क्योंकि पहाड़ खिसकने से जिस इलाके में केदारनाथ जाने का रास्ता बंद हुआ वहां मलबा हटाने के लिए मशीनों को पहुंचाना आसान नहीं था। वहां जुटे राहत और बचाव दल के लोग हाथ से ही मलबा हटाते नजर आए, लेकिन इस काम में कई घंटों का वक्त लग गया और तब तक सोनप्रयाग से किसी भी श्रद्धालु को केदारनाथ के लिए नहीं भेजा गया। इस बीच पैदल मार्ग पर राहत और बचाव दल के लोग बड़े बड़े पत्थरों को रास्ते से हटाते नजर आए। वो हथौड़े से मारकर पत्थरों को तोड़ते दिखे। हालांकि इस वजह से सोनप्रयाग में भारी भीड़ जुड़ गई। इसी तरह के हालात उत्तराखंड के जोशीमठ में भी दिखाई दिए। भारी बारिश के बाद वहां भी कई इलाकों में पहाड़ खिसकने की घटनाएं हुई। मलबा गिरने से बद्रीनाथ नेशनल हाईवे तो पूरी तरह बंद हो गया। बड़े बड़े पत्थरों ने हाईवे पर ऐसा कब्जा जमाया कि सड़क का नामो निशान ही मिट गया। थोड़ी ही देर में खुदाई करने वाली कई मशीनें वहां लाई गईं
और मलबा हटाने का काम शुरू कर दिया गया, लेकिन रास्ता बंद होने से बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। लोग जहां तहां फंस गए। उनकी परेशानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि बारिश रुक रुक कर होती रही और इसकी वजह से मलबा हटाने के काम में देरी हुई। उधर उत्तराखंड के उत्तरकाशी में भारी बारिश के बाद यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से पूरे इलाके में दहशत मच गई। वहां नदी के रास्ते में पहाड़ खिसकने से बड़ी बड़ी चट्टानें नीचे गिर गई और उन्होंने कुछ जगहों पर नदी का रास्ता रोक दिया। इसके बाद उन जगहों पर पानी का स्तर इतना बढ़ गया कि आसपास के इलाके खतरे में आ गए, क्योंकि उनके डूबने का खतरा बढ़ गया। उन इलाकों में नदी का पानी अपने रौद्र रूप में दिखाई दिया। नदी का जलस्तर लगातार बढ़ने से उसके आसपास बने कई मकानों में भी पानी घुस गया। उनकी नींव कमजोर हो गई और लोग इस बात से घबरा गए कि कभी भी उनके मकान नदी में समा सकते हैं। इस डर से कई लोग तो अपना घर छोड़कर दूसरी जगहों पर चले गए। भारी बारिश ने यमुनोत्री हाईवे को भी नहीं छोड़ा। एक इलाके में हाईवे की सड़क पानी में बह गई, जिसके बाद लोग अपनी जान खतरे में डालकर सड़क के टूटे हुए हिस्से को पार करते दिखाई दिए। लेकिन यह बहुत खतरनाक था, क्योंकि वो टूटा हुआ हिस्सा कभी भी खाई में गिर सकता था। इसी तरह की तस्वीरें गंगोत्री हाईवे से भी सामने आईं। हालांकि वहां प्रशासन ने खुदाई करने वाली मशीनों की मदद से मलबा हटाने और टूटी हुई सड़कों को भरने का काम शुरू कर दिया, लेकिन इसके कारण कई इलाकों में गाड़ियां जहां तहां फंस गईं। आफत की ये बारिश न सिर्फ उत्तरकाशी में बरसी, बल्कि चमोली और रुद्रप्रयाग जिले में भी बारिश से भारी तबाही मची। इधर जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों के 2 मददगारों को पुलिस ने पकड़ लिया। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में पुलिस ने आतंकियों के 2 मददगारों को गिरफ्तार करने का दावा किया। उनकी पहचान उमर मोहिउद्दीन भट्ट और शकील अहमद शेख के रूप में हुई। उनके पास से हैंड ग्रेनेड और AK-47 राइफल की गोलियां मिलने का दावा किया गया। पुलिस के मुताबिक दोनों आरोपी आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े थे और आतंकियों को हथियार पहुंचाने में मदद करते थे। उत्तर प्रदेश के बलिया में एक छेड़छाड़ करने के आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान दोबारा गिरफ्तार करने का दावा किया। पुलिस के मुताबिक पुलिस की टीम उसे पहले ही गिरफ्तार कर चुकी थी और उस आरोपी के बताए गए ठिकाने पर पुलिसकर्मी उसे लेकर हथियार जब्त करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन पुलिस ने आरोप लगाया कि इस दौरान उसने फायरिंग कर भागने की कोशिश की। बिहार के गोपालगंज में पुलिस ने मुहर्रम से पहले कई दुकानों में छापेमारी कर बड़ी संख्या में धारदार हथियार जब्त किए। प्रशासन ने पहले ही ये आदेश जारी कर दिया था कि किसी भी जुलूस में धारदार और घातक हथियारों का प्रदर्शन नहीं होगा। उत्तर प्रदेश के मथुरा में खिलन नाम के डबल मर्डर के आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार करने का दावा किया। पुलिस के मुताबिक 27 जून को खिलन ने अपने भाई संजय और उनकी बेटी अंजलि की चाकुओं से गोद कर हत्या कर दी थी। उस हत्याकांड के बाद से पुलिस उसकी तलाश में जुटी थी। उधर बिहार के औरंगाबाद में राजा रघुवंशी हत्याकांड जैसा ही मामला सामने आया। आरोप है कि जिस तरह से सोनम ने अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या करवाई थी, ठीक उसी तरह गूंजा नाम की एक महिला पर भी शादी के 1.5 महीने बाद अपने पति प्रियांशु की हत्या कराने का आरोप लगाया गया। पुलिस के मुताबिक 27 साल की गूंजा का 60 साल के अपने फूफा जीवन सिंह के साथ कई साल से अफेयर था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक गूंजा बचपन से ही फूफा के घर पर रहकर पढ़ाई करती थी। दावा किया गया कि बाद में गूंजा और उनके फूफा जीवन के बीच प्रेम संबंध बन गए थे। पुलिस सूत्रों ने बताया कि गूंजा और जीवन की पोल तब खुली जब एक रोज उनकी बुआ ने दोनों को एक साथ आपत्तिजनक हालत में देख लिया था। इसके बाद 21 मई को गूंजा की प्रियांशु के साथ शादी कर दी गई थी। लेकिन प्रियांशु को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि शादी के करीब 1.5 महीने बाद उनकी गोली मारकर हत्या कर दी जाएगी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक गूंजा अपनी शादी से खुश नहीं थी। वो हर हाल में अपने फूफा जीवन सिंह के साथ रहना चाहती थी। पुलिस के मुताबिक इसी वजह से गूंजा और जीवन सिंह ने मिलकर प्रियांशु की हत्या की साजिश रची थी। पुलिस ने बताया कि प्रियांशु को मारने के लिए जीवन सिंह ने भाड़े के हथियारों का इंतजाम किया और फिर पूरी प्लानिंग के साथ 24 जून को उनकी गोली मारकर हत्या करा दी गई थी। पुलिस ने दावा किया कि हत्या वाले दिन गूंजा आरोपियों के संपर्क में थी और लगातार उन्हें प्रियांशु की लोकेशन बताने में जुटी थी। जीवन सिंह के द्वारा कुछ हथियारबंद युवकों को हायर किया गया, जिनके द्वारा गोली चलाई गई। गुंजा देवी के द्वारा युवक का लोकेशन दिया गया कि कब वो कहां किस ट्रेन से उतरेगा। प्रियांशु की हत्या किए जाने के बाद पुलिस की टीम ने मामले की जांच शुरू की। पुलिस के मुताबिक गूंजा के कॉल रिकॉर्ड देखने के बाद अधिकारियों को उन पर शक हुआ। पुलिस ने उनसे पूछताछ की, जिसके बाद हत्याकांड की पूरी कहानी सामने आ गई। और पुलिस के मुताबिक पूछताछ में गूंजा ने पति प्रियांशु की हत्या से जुड़ा एक राज उगल दिया। पुलिस ने दावा किया कि प्रियांशु के साथ शादी होने से गूंजा बेहद नाराज थी।
पुलिस सूत्रों के मुताबिक वो अपने फूफा जीवन से प्यार करती थी और उनके साथ ही रहना चाहती थी। सूत्रों ने बताया कि गुंजा शादी से पहले जीवन के साथ घर से भाग जाना चाहती थी, लेकिन परिवार की जिद की वजह से उन्हें शादी करनी पड़ी थी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक गुंजा बचपन से ही फूफा जीवन के घर में रहकर पढ़ाई करती थी। दावा किया गया कि वहां रहने के दौरान 27 साल की गुंजा को अपने 60 साल के फूफा से प्यार हो गया था। सूत्रों ने बताया कि गुंजा की पोल तब खुली जब करीब 3 महीने पहले उनकी बुआ ने उन्हें अपने पति जीवन के साथ आपत्तिजनक हालत में देख लिया था। इसके बाद आनन फानन में उनकी शादी करा दी गई थी। गुंजा देवी का अपने सगे फूफा से पूर्व से अनैतिक संबंध चला आ रहा था। दोनों शादी नहीं करना चाह रहे थे। पुलिस सूत्रों के मुताबिक गुंजा ने पूछताछ में बताया कि शादी के मंडप में ही उन्होंने पति प्रियांशु की हत्या करने का फैसला कर लिया था। सूत्रों ने दावा किया कि शादी के बाद गुंजा ने अपने फूफा जीवन के साथ मिलकर प्रियांशु की हत्या का प्लान बनाया था। पुलिस के मुताबिक घटना वाले दिन प्रियांशु अपने रिश्तेदार से मिलने यूपी के चंदौली गए हुए थे। रात को वो ट्रेन से लौटे थे और रेलवे स्टेशन से बाइक से घर वापस आ रहे थे। दावा किया गया कि उसी दौरान शूटरों ने प्रियांशु को गोली मार दी थी, जिसके बाद प्रियांशु को घायल हालत में अस्पताल ले जाया गया था, जहां उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। इस घटना के बाद पुलिस ने पूरे मामले की पड़ताल शुरू की, लेकिन शुरुआत में पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा। पुलिस को यह समझ ही नहीं आ रहा था कि प्रियांशु की हत्या किसने और किस वजह से करवाई। उसी दौरान पुलिस को प्रियांशु के मोबाइल फोन से कुछ अहम सुराग हाथ लगे और पुलिस के मुताबिक प्रियांशु की कॉल डिटेल से इस बात का पता चला कि हत्या से पहले आखिरी बार उनकी अपनी पत्नी गुंजा से बात हुई थी। पुलिस ने तुरंत गुंजा की कॉल डिटेल निकलवाई। पुलिस सूत्रों के मुताबिक जांच में एक ऐसा नंबर मिला जिस पर गुंजा की 50 से ज्यादा बार बात हुई थी। इसके बाद पुलिस ने गुंजा को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो हत्या से जुड़ी पूरी कहानी सामने आ गई। पुलिस के मुताबिक गुंजा ने पूछताछ में यह कबूल कर लिया कि उनका अपने फूफा के साथ करीब 15 साल से अफेयर चल रहा था और उनके साथ रहने के लिए उन्होंने अपने पति की हत्या करवा दी। हत्या के आरोप में पुलिस ने गुंजा और 2 शूटरों को गिरफ्तार कर लिया। इस संबंध में अभी 3 गिरफ्तारी हो गई है। गुंजा देवी की गिरफ्तारी हो गई है एवं 2 अन्य अभियुक्त जो इस घटना में शामिल थे उनकी गिरफ्तारी हो गई है। हत्याकांड की साजिश में शामिल जीवन पुलिस की गिरफ्त में आने से पहले ही फरार हो गए। पुलिस की एक टीम उनकी तलाश में जुट गई, लेकिन इस हत्याकांड के सामने आने से पूरे इलाके में सनसनी मच गई। उधर उत्तर प्रदेश के हरदोई में 2 गांवों के स्कूलों के विलय से नाराज कुछ लोगों ने प्रदर्शन किया। उन लोगों ने गौरी नाम के गांव में मौजूद स्कूल के टीचरों को बंद कर दिया और बाहर से ताला लगा दिया। उन लोगों के मुताबिक उस स्कूल में 56 बच्चे पढ़ते हैं, जबकि जिस स्कूल में इसका विलय हो रहा है उस स्कूल में सिर्फ 23 बच्चे हैं। लेकिन इसके बावजूद उनके गांव के बच्चों को दूसरे गांव जाकर पढ़ने का आदेश जारी कर दिया गया और इसीलिए गुस्साए गांव वालों ने प्रशासन के खिलाफ नारे लगाने शुरू कर दिए। विलय की खबर सुनते ही गांव वाले उस स्कूल के बाहर पहुंच गए और उसके गेट पर ताला जड़ दिया। इसकी वजह से उस स्कूल के 3 टीचर और मिड डे मील बनाने वाले कर्मचारियों समेत 7 लोग स्कूल में फंस गए। गांव वाले इस मांग पर अड़ गए कि जब तक फैसला वापस नहीं लिया जाता वो स्कूल का ताला नहीं खोलेंगे। हमारे स्कूल में 56 बच्चे हैं और बिराहिनपुर के स्कूल में 23 बच्चे हैं, लेकिन स्कूल वह यहाँ से कहते वहाँ जाएगा, हम वहाँ नहीं जाना चाहते, हमारे बच्चे यहीं पढ़ेंगे। इस दौरान स्कूल में बंद टीचर बार बार गांव वालों से उन्हें बाहर निकालने की अपील करते रहे। कह तो रहे हैं, गाँव वाले निवेदन सबसे कर रहे हैं, खोलने को ही नहीं तैयार है। ये सारा हंगामा इसलिए हुआ क्योंकि गौरी गांव के स्कूल का विलय बिराहिमपुर नाम के गांव के स्कूल में करने का आदेश जारी कर दिया गया। गांव वालों के मुताबिक वो स्कूल उनके गांव से 2 किलोमीटर दूर है। ऐसे में बच्चों को गर्मी और बरसात के मौसम में वहां जाने में दिक्कत होगी। हालांकि मामला बढ़ते देख खंड शिक्षा अधिकारी वहां पहुंचे और गांव वालों को आश्वासन दिया कि फिलहाल स्कूल का विलय नहीं किया जाएगा। इधर गुजरात हाई कोर्ट से आसाराम को फिर राहत मिल गई। गुजरात हाईकोर्ट ने 86 साल के आसाराम की जमानत 1 और महीने के लिए बढ़ा दी। रेप के मामले में आसाराम राजस्थान की जोधपुर जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 31 मार्च तक मेडिकल आधार पर जमानत दी थी। कोर्ट ने निर्देश दिया था कि आगे की राहत के लिए वो गुजरात हाईकोर्ट में अपील कर सकते हैं। इसके बाद से उनकी जमानत 2 बार बढ़ चुकी है। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले में पुलिस ने मारपीट समेत कई दूसरे मामलों में गिरफ्तार किए गए 2 आरोपियों का जुलूस निकाला। पुलिस ने आरोप लगाया कि उन्होंने शराब के लिए पैसे न देने पर एक व्यक्ति की पिटाई कर दी थी। दिल्ली के आईटीओ फ्लाईओवर के पास कद्दू से भरा एक ट्रक पलटने से ट्रैफिक जाम लग गया। जानकारी के मुताबिक बैलेंस बिगड़ने की वजह से वो ट्रक पलट गया और उसमें भरे सारे कद्दू सड़क पर फैल गए। इसकी वजह से वहां कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया।
उधर महाराष्ट्र में मराठी भाषा पर छिड़े विवाद के बीच महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नितेश राणे ने एमएनएस कार्यकर्ताओं को चैलेंज दे दिया। उन्होंने चैलेंज दिया कि अगर राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे में हिम्मत है तो वो मुस्लिम समुदाय के लोगों से मराठी बुलवाकर दिखाएं। उन्होंने आरोप लगाया कि एमएनएस और उद्धव गुट वाली शिवसेना के कार्यकर्ता जानबूझकर हिंदू समुदाय के लोगों को निशाना बना रहे हैं। कुछ दिन पहले राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस के कुछ कार्यकर्ताओं ने एक दुकानदार की इसलिए पिटाई कर दी थी क्योंकि वो मराठी नहीं बोल पा रहे थे। इस मामले के सामने आते ही पूरे महाराष्ट्र में सियासी बवाल मच गया और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नितेश राणे ने राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे को चुनौती दे दी। एक हिंदू को मारा गया है तो मुझे बोलना है कि इतनी हिम्मत जाके नल बाजार और मोहम्मद अली रोड में दिखाओ ना। वो जो दाढ़ी वाले और गोल टोपी वाले क्या मराठी में बात करते क्या? शुद्ध मराठी में बात करते हैं क्या? उधर जाने की उनको कान के नीचे बजाने की हिम्मत नहीं है। नितेश राणे यही नहीं रुके, उन्होंने गीतकार जावेद अख्तर और एक्टर आमिर खान तक का नाम विवाद में घसीट लिया। जावेद अख्तर क्या मराठी में बात करता है क्या? आमिर खान क्या मराठी में गाता है क्या? उधर उसके मुंह से मराठी निकालने की हिम्मत नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे की पार्टी के कार्यकर्ता जगह जगह जाकर हिंदू समुदाय के गरीब लोगों को निशाना बना रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि महाराष्ट्र में अगर हिंदू समुदाय के लोगों पर इस तरह के हमले हुए तो आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। क्योंकि पिछले कुछ दिनों में महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों से मराठी न बोलने पर हुई मारपीट के कई मामले सामने आए। राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस और उद्धव गुट वाली शिवसेना के कई कार्यकर्ताओं ने पहले मराठी न बोलने वाले लोगों पर मराठी बोलने का दबाव बनाया, फिर उनके साथ मारपीट की। कुछ दिन पहले महाराष्ट्र के ठाणे से ऐसा ही एक मामला सामने आया था। वहां राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस के कुछ कार्यकर्ताओं ने एक दुकानदार पर मराठी भाषा में बात करने का दबाव बनाया था और जब दुकानदार ने उनसे सवाल जवाब किए तो वो भड़क गए थे, वो गाली गलौज करने लग गए थे। मराठी कंपल्सरी हो गया। तुम क्या बोले? क्यों मराठी बोलेगा? अरे मार क्यों मराठी बोलने का मतलब? ऑफिस में आए थे, संदीप राणे साहब, हमको थोड़ी मालूम है कभी कंपल्सरी हुआ। उन लोगों का कहना था कि अगर महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी भाषा बोलनी ही पड़ेगी। कौन से राज्य में काम कर रहे हो? महाराष्ट्र में ना, इतना मालूम है। महाराष्ट्र में कौन सी भाषा बोली जाती है? क्या भाषा? ठाणे से इस तरह का एक और मामला सामने आया। वहां मामूली बात को लेकर गुजरात के कुछ लड़कों ने महाराष्ट्र के एक आदमी की पिटाई कर दी थी। इसके बाद हंगामा खड़ा हो गया था। ऐसे में उद्धव गुट वाली शिवसेना के पूर्व सांसद राजन विचारे ने उन लोगों को अपने दफ्तर में बुलाया। उन्होंने उन लड़कों को कान पकड़कर माफी मांगने को मजबूर किया। इस दौरान जब उनमें एक लड़के ने बताया कि उसे मराठी नहीं आती तो वहां बैठे राजन विचारे के समर्थकों ने उस पर मराठी में ही माफी मांगने का दबाव बनाया। नहीं, मराठी में बोल, मराठी को मारना, मराठी बोल। इससे पहले भी मराठी भाषा में बात करने के लिए लोगों पर दबाव बनाने वाली कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं और उनकी वजह से कई बार महाराष्ट्र का माहौल खराब हुआ। लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद ऐसी घटनाएं सामने आती रहीं। पिछले कुछ दिन में तो एक से एक के बाद एक कई ऐसे मामले सामने आए जहां राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस और उद्धव ठाकरे गुट वाली शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने मराठी न बोलने पर लोगों की बेरहमी से पिटाई की। इस बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मराठी भाषा को लेकर हुए बवाल पर सख्त टिप्पणी की और भरोसा दिया कि मारपीट करने वाले लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। महाराष्ट्रात मराठी बोलली गेली पाहिजे हा आग्रह चुकीचा नाही, पण एखाद्या व्यावसायिकाला मराठी येत नाही म्हणून मारहाण करणं हे पूर्णपणे चुकीचं आहे। लेकिन इससे पहले महाराष्ट्र सरकार में ही मंत्री योगेंद्र कदम ने यह बयान दिया था कि अगर महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी बोलनी ही पड़ेगी। महाराष्ट्र में मराठी तो बोलनी ही पड़ेगी। अगर मराठी नहीं आती है तो आपका ये एटीट्यूड नहीं चलेगा कि हम मराठी बोलेंगे नहीं। हम कोशिश करेंगे ऐसा वो बता सकते, बोल सकते। उनका यह बयान महाराष्ट्र के ठाणे में एक दुकानदार से हुई मारपीट की घटना पर आया था। वहां मराठी न बोलने पर एमएनएस के कुछ कार्यकर्ताओं ने उनकी पिटाई कर दी थी। इस घटना के बाद महाराष्ट्र में राजनीति तेज हो गई। इसके बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने चेतावनी दी कि मराठी भाषा के नाम पर गुंडागर्दी कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उधर महाराष्ट्र के पुणे के रहने वाले एक व्यक्ति के राज ठाकरे के खिलाफ पोस्ट करने पर बवाल खड़ा हो गया। राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस के कुछ कार्यकर्ता उनके घर के बाहर पहुंच गए और उन पर माफी मांगने का दबाव बनाना शुरू कर दिया। केदार नाम के व्यक्ति ने राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के खिलाफ सोशल मीडिया पर एक विवादास्पद पोस्ट की थी।
और उसी पोस्ट से भड़के एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने उनके घर के बाहर हंगामा खड़ा कर दिया। उन्होंने पहले आराम से उनके घर का दरवाजा खटखटाया, इसके बाद एक महिला दरवाजे पर आई। केदार दरवाजे के पास ही बैठे हुए थे। वो तुरंत उठकर आए और उन कार्यकर्ताओं से बात करते दिखाई दिए, लेकिन थोड़ी ही देर में ये बातचीत बहस में बदल गई। पोस्ट टाकली ना साहेबांविषयी, तू साहेबांविषयी पोस्ट टाकली ना, कुठली तुला काय माहिती? तुला काय माहिती? इसके बाद उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया। ये देखकर तो उन कार्यकर्ताओं का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने जोर जोर से उस दरवाजे पर हाथ मारने शुरू कर दिए। इस दौरान कुछ कार्यकर्ता लात भी मारते दिखे, लेकिन इतना सब होने के बाद भी जब दरवाजा नहीं खुला तो उन्होंने गाली गलौज शुरू कर दी। इस बीच एक कार्यकर्ता ने अपनी कोहनी लगातार उस दरवाजे पर मारनी शुरू कर दी, लेकिन केदार बाहर नहीं आए। ऐसे में वो कार्यकर्ता काफी देर तक वहीं खड़े होकर शोर मचाते रहे। इसके बाद पुलिस वहां पहुंची और विवादास्पद पोस्ट करने वाले केदार को हिरासत में लेकर वहां से चली गई। इधर कोलकाता गैंगरेप केस में घटना वाली जगह पर क्राइम सीन रिक्रिएट किया गया। कोलकाता के लॉ कॉलेज में हुए छात्रा के गैंगरेप केस में पुलिस ने घटना वाली जगह पर पूरा क्राइम सीन रिक्रिएट किया। इस मामले में गिरफ्तार चारों आरोपियों के साथ पुलिस वहां पहुंची। उनके सामने ही पुलिस ने घटना को फिर से दोहराया और यह समझने की कोशिश की कि वहां क्या हुआ था। मलेशिया की पुलिस ने सोशल मीडिया के जरिए आतंकी संगठन आईएसआईएस के लिए फंड जुटाने वाले एक बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश करने का दावा किया। पुलिस के मुताबिक ये नेटवर्क बांग्लादेशी नागरिकों को निशाना बनाता था और उनके जरिए आतंकी विचारधारा फैलाता था। मणिपुर के पहाड़ी इलाकों से सुरक्षा बल के जवानों ने बड़े पैमाने पर हथियार बरामद किए। मणिपुर पुलिस के मुताबिक सुरक्षा बल ने 3 जुलाई की रात को मणिपुर के पहाड़ी जिलों में सर्च ऑपरेशन शुरू किया था और उस दौरान जवानों को हथियारों का जखीरा बरामद हुआ। उधर यूपी के झांसी में पूजा नाम की एक महिला पर उसकी सास की हत्या का आरोप लगा। पुलिस के मुताबिक पूजा ने अपनी सास की हत्या का जुर्म कबूल भी कर लिया। हैरान करने वाली यह घटना झांसी के टहरौली थाना क्षेत्र के कुम्हरिया नाम के गांव में हुई। 24 जून को वहां 55 साल की महिला सुशीला देवी की हत्या का मामला सामने आया था और इस मामले की जांच करते हुए यूपी पुलिस सुशीला देवी की छोटी बहू पूजा जाटव तक पहुंच गई। हालांकि हत्या वाले दिन पूजा जाटव झांसी में नहीं बल्कि झांसी से करीब 100 किलोमीटर दूर ग्वालियर में थी, लेकिन पुलिस के मुताबिक ग्वालियर में रहते हुए ही पूजा जाटव ने झांसी में अपनी सास की हत्या करवा दी थी। पुलिस के मुताबिक इस काम के लिए उसने अपनी बहन कमला और कमला के दोस्त अनिल की मदद ली थी। छोटी बहू पूजा ने ही षड्यंत्र करके एक घटना कराई थी जिसमें सुशीला की हत्या करते हुए वहां से करीब 8 लाख की ज्वेलरी भी जो अपराधी थे वो ले गए थे। पुलिस ने पूजा जाटव को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने दावा किया कि पूछताछ के दौरान पूजा जाटव ने अपनी सास सुशीला देवी की हत्या करवाने की बात कबूल भी कर ली। पूजा के पति की सड़क हादसे में मौत हो गई थी। पुलिस के मुताबिक वो घर की पूरी प्रॉपर्टी में आधा हिस्सा चाहती थी, लेकिन सास सुशीला देवी उसके रास्ते में अड़चन बन रही थी। और पुलिस ने आशंका जताई कि प्रॉपर्टी पर कब्जा करने के लिए ही पूजा ने अपनी सास की हत्या का प्लान बनाया था और हत्या भी इस तरह करवाई गई कि सबको ये लगे कि सास सुशीला देवी की हत्या लूटपाट के मकसद से की गई। लेकिन पुलिस ने हत्या के कुछ ही दिन बाद पूजा जाटव को गिरफ्तार कर लिया और दावा किया कि उसकी सास सुशीला देवी उसे कुछ खास कारणों से पसंद नहीं करती थी। जानकारी के मुताबिक पूजा की शादी 2019 में कल्याण नाम के व्यक्ति से हुई थी। कल्याण और पूजा की एक बेटी भी है, लेकिन कल्याण की मौत के बाद पूजा की नजदीकियां अपने जेठ संतोष से बढ़ने की बात सामने आई। खबरों के मुताबिक पूजा की वजह से ही संतोष और उनकी पत्नी रागिनी के बीच विवाद हुआ और इसी वजह से रागिनी संतोष से अलग रहने लगी। लेकिन पुलिस के मुताबिक पूजा की सास सुशीला देवी को संतोष और पूजा का रिश्ता मंजूर नहीं था, इसीलिए वो पूजा जाटव को प्रॉपर्टी में हिस्सा देने के पक्ष में नहीं थी। पुलिस के दावे के मुताबिक प्रॉपर्टी पर पूरा कब्जा जमाने के लिए ही पूजा जाटव ने सास सुशीला देवी को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया था। और पुलिस के मुताबिक हत्या से 1 महीने पहले ही पूजा अपने मायके ग्वालियर चली गई थी ताकि किसी को उन पर शक न हो। इसके अलावा उसने हत्या वाले दिन अपने जेठ और ससुर को भी ग्वालियर ही बुला लिया था। पुलिस के मुताबिक पूजा ने ऐसा इसलिए किया ताकि घर में सास अकेली हो जाए और उनकी हत्या करना आसान हो जाए। लेकिन सास सुशीला देवी की हत्या के बाद घर से लूटे गए 8 लाख के गहनों की तलाश करती हुई पुलिस पूजा की बहन के दोस्त अनिल तक पहुंच गई।
वही अनिल, जिस पर सास सुशीला देवी की हत्या का आरोप लगा। पुलिस के मुताबिक उसे एक मुखबिर से खबर मिली थी कि लाखों के गहने बेचने के लिए कोई आदमी आ रहा है और पुलिस ने मुठभेड़ के बाद अनिल को गिरफ्तार करने का दावा भी किया। काउंटर अटैक में अनिल वर्मा के पैर में गोली लगी, इसको हिरासत में लिया गया। पुलिस ने पूजा की सास सुशीला देवी के 8 लाख के गहने बरामद करने के बाद पूजा समेत सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पूजा की ये दूसरी शादी थी और उन पर इससे पहले आर्म्स एक्ट में भी केस दर्ज हो चुका है, जिसके लिए पूजा को एक बार जेल तक जाना पड़ा था। उधर उत्तराखंड के हल्द्वानी में स्कूटर चला रही एक महिला और कार से जा रहे कुछ लड़के बीच सड़क पर ही आपस में भिड़ गए। उन लड़कों ने आरोप लगाया कि महिला के स्कूटर से उनकी कार में खरोंच लग गई। इसके बाद वो उस महिला पर भड़क गए और नुकसान की भरपाई के लिए उन पर दबाव बनाने लग गए। लेकिन वो महिला भी उनसे भिड़ गई और उन्होंने अपने स्कूटर से टक्कर लगने की बात से साफ इनकार कर दिया। इस पर बात और बिगड़ गई। कार से जा रहे लड़के ये मानने के लिए तैयार ही नहीं हुए और फिर उनके और महिला के बीच तीखी बहस शुरू हो गई। मेरे को परेशान कर रहे हो, बुजुर्ग महिला समझ के मेरा गाड़ी से कुछ नहीं हुआ। बीच सड़क पर हो रहे इस हंगामे को देखकर कुछ लोग वहां पहुंच गए। उन लड़कों ने उन्हें पूरे मामले की जानकारी दी। इस बीच महिला ने दावा किया कि उनका बेटा आईपीएस अधिकारी है। इस दावे के साथ वो उन लड़कों को धमकी देती भी नजर आई। आईपीएस की मां हूं, 28 सालों एक करके बंद करा दूंगी, समझा? तू मैं नंबर अभी आ जाएगा तुम्हारा। बवाल बढ़ता देख वहां इकट्ठा हुए लोगों ने महिला और उन लड़कों को शांत कराने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब वो नहीं माने तो उन्हें वहां से जाने की अपील की गई ताकि झगड़ा खत्म हो सके। जाओ बना वीडियो, अरे जाओ ना अम्मा, जाओ। अरे जाओ यार बेटा जाओ। लोगों के काफी समझाने के बाद वो लड़के अपनी कार में बैठे और वहां से निकल गए। तब जाकर हंगामा शांत हुआ। इधर दुनिया के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन फिर भारत के डी गुकेश से हार गए। भारतीय शतरंज खिलाड़ी डी गुकेश ने दुनिया के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को महीने भर के अंदर दूसरी बार हरा दिया। डी गुकेश ने यूरोप के देश क्रोएशिया में चल रही सुपर यूनाइटेड रैपिड एंड ब्लिट्ज चैंपियनशिप में मैग्नस कार्लसन को मात दी। इस जीत के बाद डी गुकेश के 6 मुकाबलों में 10 पॉइंट हो गए और वो टॉप पर पहुंच गए। गुजरात के सूरत में भारी बारिश की वजह से कारोबारियों का इतना नुकसान हुआ कि उन्हें हजारों साड़ियां 50 रुपए प्रति किलो के भाव से बेचनी पड़ गई। जानकारी के मुताबिक उन बाजारों में मौजूद दुकानों में रखी साड़ियां भीग गई थीं, जिसकी वजह से उन्हें करोड़ों का नुकसान हो गया। 14 जून को इमरजेंसी लैंडिंग के बाद से अब तक ब्रिटेन की वायुसेना का F-35 लड़ाकू विमान केरल के तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पर फंसा हुआ है। माना जा रहा है कि अगले कुछ दिनों में ब्रिटेन की नौसेना के कुछ अधिकारी केरल पहुंच जाएंगे, जिसके बाद इस विमान को ठीक कर वापस उसके बेस पर ले जाया जाएगा। इधर उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में 7वीं क्लास के एक छात्र की हुई रहस्यमयी मौत से दहशत मच गई। वो छात्र स्कूल जाने के लिए अपने पिता के साथ घर से निकला, लेकिन स्कूल के मेन गेट के बाहर पहुंचते ही उसकी तबीयत बिगड़ गई और वो बेहोश हो गया। और उसके बेहोश होते ही उसके पिता ने उसे गोद में उठा लिया। वो गोद में उठाकर सड़क किनारे बनी एक दुकान की सीढ़ियों पर बैठ गए। वो थोड़ी देर तक उसे लेकर वहां बैठे रहे, लेकिन उसे होश नहीं आया। इसके बाद वो उस गाड़ी की तरफ बढ़े और किसी तरह उन्होंने उसे गाड़ी में लेटाया। इस दौरान एक आदमी उनकी मदद करते नजर आए। बच्चा काफ़ी सीरियस था, क्योंकि लग रहा था कि उसकी आंखें थोड़ा सा पलटी हुई थी और सांसें बहुत लंबी चल रही थी। पवन सिंह नाम के उस आदमी के मुताबिक 12 साल का वो छात्र स्कूल जाने के लिए उस गाड़ी से उतरा, लेकिन उसे चक्कर आ गया और वो वहीं पर गिर गया। कुछ ही देर में उसके पिता उसे लेकर अस्पताल गए, लेकिन उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। अखिल प्रताप सिंह नाम के उस छात्र की मौत की वजह का पता नहीं चल पाया। उसके पिता के मुताबिक उसे कोई बीमारी नहीं थी। बताया गया कि उसकी अचानक मौत के पीछे कई वजह हो सकती हैं। अचानक से बच्चे का बेहोश हो जाना और कुछ देर में एक्सपायर हो जाना। आमतौर पर बच्चों में ये चीज़ें बहुत ही कम देखने को मिलती हैं। कार्डियक प्रॉब्लम्स बच्चों में बहुत ही कम देखने को मिलती है। बाराबंकी के घेरी बिष्णुपुर इलाके में रहने वाले छात्र अखिल प्रताप सिंह की मौत ने उसके माता पिता को झकझोर कर रख दिया। उधर राजस्थान के टोंक में उस वक्त बवाल खड़ा हो गया जब सड़क पर शव रखकर प्रदर्शन कर रहे लोगों की भीड़ ने पुलिस पर हमला कर दिया। आरोप लगा कि लोगों की भीड़ ने पुलिस के जवानों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। हालांकि बाद में किसी तरह हालात संभाल लिए गए। बवाल इसलिए हुआ क्योंकि कुछ रोज पहले पप्पू गुर्जर नाम के एक व्यक्ति की ट्रैक्टर की चपेट में आने से आकर मौत हो गई। परिवार के लोगों ने आरोप लगाया कि पप्पू की ट्रैक्टर से कुचलकर हत्या की गई। परिवार के लोगों ने हत्या का आरोप ईश्वर मीणा नाम के व्यक्ति पर लगाया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक ईश्वर रेत के अवैध कारोबार से जुड़े हैं और उन्हीं के साथ पिछले कुछ वक्त से पैसों को लेकर पप्पू का झगड़ा चल रहा था। आरोप लगाया गया कि उसी झगड़े की वजह से ईश्वर ने पप्पू की ट्रैक्टर से कुचलकर हत्या कर दी।
पप्पू की मौत के बाद उनके परिवार वालों ने सड़क पर शव रखकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। लेकिन बवाल तब हो गया जब सड़क पर शव रखकर प्रदर्शन कर रहे लोगों को पुलिस वाले समझाने पहुंचे। इसके बाद लोगों का गुस्सा पुलिस पर फूट पड़ा। बड़ी संख्या में प्रदर्शन कर रही महिलाएं पुलिस वालों पर टूट पड़ी। गुस्से से तमतमाई महिलाओं ने एक पुलिस वाले को घेर लिया और फिर बाल खींचकर उन पर थप्पड़ बरसाने शुरू कर दिए। कुछ देर तक पुलिस के उस जवान के साथ महिलाएं मारपीट करती रहीं। बाद में उन्हें किसी तरह वहां से निकाला गया। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने पुलिस वालों को दौड़ाना शुरू कर दिया। लोगों के गुस्से को देखते हुए पुलिस वालों ने भी जान बचाने के लिए वहां से भागने में ही अपनी भलाई समझी। लेकिन इसके बाद भी लोगों ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। कुछ लोगों ने पुलिस के एक जवान को दौड़ाकर पकड़ भी लिया। हालांकि वहां मौजूद कुछ लोगों ने उनकी मदद की और फिर उन्हें वहां से सुरक्षित निकाल लिया। उधर रूस अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। रूस ने अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को मान्यता दे दी। ऐसा करने वाला वो दुनिया का पहला देश बना। अगस्त 2021 में हुए तख्तापलट के बाद अफगानिस्तान में सत्ता की कुर्सी पर तालिबान बैठ गए थे। लेकिन इतने सालों तक उनकी सरकार को किसी भी देश ने मान्यता नहीं दी थी। अमेरिका में टैक्स कटौती से जुड़ा नया बिल संसद से पास हो गया। इसे डोनाल्ड ट्रंप सरकार के लिए बड़ी उपलब्धि बताया गया। उद्योगपति इलॉन मस्क ने इस बिल की जमकर आलोचना की थी। इतना ही नहीं, बिल के विरोध में उन्होंने ट्रंप सरकार से नाता भी तोड़ लिया था। अमेरिका के शिकागो में एक रेस्टोरेंट पर हुई अंधाधुंध गोलीबारी में 2 महिलाओं समेत 4 लोगों की मौत हो गई। इसके अलावा 14 लोग बुरी तरह घायल हो गए। बताया गया कि कार से आए हमलावर ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाईं और वहां से फरार हो गया। इधर दिल्ली के पौष इलाके लाजपत नगर में एक दिन पहले डबल मर्डर करने वाले आरोपी से दिल्ली पुलिस ने पूछताछ शुरू कर दी। उसे पुलिस ने यूपी के चंदौली से गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक मुकेश नाम के उस आरोपी को बिहार जाने वाली मगध एक्सप्रेस से गिरफ्तार किया गया। आशंका जताई गई कि बिहार के हाजीपुर का रहने वाला मुकेश पुलिस से बचकर अपने गांव भागने की फिराक में था। मुकेश पर यह आरोप लगा कि वो जिस कपड़े की दुकान में काम करता था, उसकी मालकिन और उनके नाबालिग बेटे की हत्या उसने की। शुरुआती जांच में यह आशंका जताई गई कि दुकान के मालिक और मालकिन ने मुकेश को किसी बात के लिए डांटा था। पुलिस ने शक जताया कि इसी बात से नाराज होकर उसने एक दिन पहले दुकान की मालकिन और उनके नाबालिग बेटे की हत्या कर दी। और एक दिन पहले दिल्ली के लाजपत नगर जैसे पौष इलाके में हुई इस डबल मर्डर की घटना ने लोगों को सकते में डाल दिया, क्योंकि आरोप ये लगाए गए कि रुचिका सिवानी नाम की महिला और उनके नाबालिग बेटे की हत्या किसी और ने नहीं, बल्कि उन्हीं की दुकान में काम करने वाले मुकेश नाम के कर्मचारी ने की। रात को 9:30 बजे उनके हस्बैंड आए तो हमें पता चला कि वो दरवाज़ा नहीं खोल रहे। लेकिन थोड़ी देर के बाद पुलिस आ गई। उन्होंने कोशिश करी दरवाज़ा तोड़ने की, तो फिर पता चला हमें कि कुछ हादसा हो गया। आरोप लगाया गया कि मुकेश को किसी बात पर रुचिका और उनके पति कुलदीप ने डांटा था। माना जा रहा है कि इसी बात का बदला उसने रुचिका और उनके बेटे से निकाला। और जैसे ही आसपास के लोगों को यह पता चला कि मुकेश ने रुचिका और कुलदीप की डांट का बदला निकालने के लिए यह हत्या की, लोगों का गला सूख गया। जांच में यह बात सामने आई कि मुकेश कई दिन से छुट्टी पर था। वो कुलदीप की दुकान और घर दोनों जगह पर काम करता था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से वो दोनों ही जगहों पर नहीं आ रहा था। और ये बात कुलदीप की दुकान में मुकेश के साथ काम करने वाले कर्मचारियों ने बताई। उनके मुताबिक मुकेश ने तबीयत खराब होने की बात कहकर कुछ दिन की छुट्टी ली थी। 4-5 दिन काम किया, बेसमेंट यहाँ पे सेटिंग करी है, सब कुछ किया है। उसके बाद जाके ये 8 दिन से काम करने आ रहा था। मुकेश के साथ काम करने वाले दूसरे कर्मचारी ने दावा किया कि इस दौरान मुकेश ने कुलदीप और रुचिका मतलब दुकान के दोनों मालिकों के फोन उठाने भी बंद कर दिए थे। वो ये बता ही नहीं रहा था कि वो कब काम पर लौटेगा। उन्होंने तो ये दावा भी किया कि कुलदीप ने मुकेश को इलाज के लिए कुछ पैसे भी दिए थे, लेकिन जब उसकी छुट्टी बढ़ती गई तो कुलदीप ने उसे इस बात के लिए डांटा था। थोड़ा बहुत तो फर्ज होता है डांटने का, क्यों नहीं आ रहा, क्यों गोली दे रहा है, जो कहना साफ बोल दे कि इतने दिन के बाद आऊँगा। ये पैसे मांगा था, पैसे भी दे दिए थे। माना जा रहा है कि इसी बात से गुस्से में आकर उसने एक दिन पहले कुलदीप की पत्नी रुचिका और उनके बेटे को मौत के घाट उतार दिया। उधर बिहार के औरंगाबाद में राजा रघुवंशी हत्याकांड जैसा ही मामला सामने आया। आरोप है कि जिस तरह से सोनम ने अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या करवाई थी, ठीक उसी तरह गूंजा नाम की एक महिला पर भी शादी के 1.5 महीने बाद अपने पति प्रियांशु की हत्या कराने का आरोप लगाया गया। पुलिस के मुताबिक 27 साल की गूंजा का
60 साल के अपने फूफा जीवन सिंह के साथ कई साल से अफेयर था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक गूंजा बचपन से ही फूफा के घर पर रहकर पढ़ाई करती थी। दावा किया गया कि बाद में गूंजा और उनके फूफा जीवन के बीच प्रेम संबंध बन गए थे। पुलिस सूत्रों ने बताया कि गूंजा और जीवन की पोल तब खुली जब एक रोज उनकी बुआ ने दोनों को एक साथ आपत्तिजनक हालत में देख लिया था। इसके बाद 21 मई को गूंजा की प्रियांशु के साथ शादी कर दी गई थी। लेकिन प्रियांशु को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि शादी के करीब 1.5 महीने बाद उनकी गोली मारकर हत्या कर दी जाएगी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक गूंजा अपनी शादी से खुश नहीं थी। वो हर हाल में अपने फूफा जीवन सिंह के साथ रहना चाहती थी। पुलिस के मुताबिक इसी वजह से गूंजा और जीवन सिंह ने मिलकर प्रियांशु की हत्या की साजिश रची थी। पुलिस ने बताया कि प्रियांशु को मारने के लिए जीवन सिंह ने भाड़े के हत्यारों का इंतजाम किया और फिर पूरी प्लानिंग के साथ 24 जून को उनकी गोली मारकर हत्या करा दी गई थी। पुलिस ने दावा किया कि हत्या वाले दिन गूंजा आरोपियों के संपर्क में थी और लगातार उन्हें प्रियांशु की लोकेशन बताने में जुटी थी। जीवन सिंह के द्वारा कुछ हथियारबंद युवकों को हायर किया गया, जिनके द्वारा गोली चलाई गई। गुंजा देवी के द्वारा युवक का लोकेशन दिया गया कि कब वो कहां किस ट्रेन से उतरेगा। प्रियांशु की हत्या किए जाने के बाद पुलिस की टीम ने मामले की जांच शुरू की। पुलिस के मुताबिक गूंजा के कॉल रिकॉर्ड देखने के बाद अधिकारियों को उन पर शक हुआ। पुलिस ने उनसे पूछताछ की, जिसके बाद हत्याकांड की पूरी कहानी सामने आ गई। और पुलिस के मुताबिक पूछताछ में गूंजा ने पति प्रियांशु की हत्या से जुड़ा एक एक राज उगल दिया। पुलिस ने दावा किया कि प्रियांशु के साथ शादी होने से गूंजा बेहद नाराज थी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक वो अपने फूफा जीवन से प्यार करती थी और उनके साथ ही रहना चाहती थी। सूत्रों ने बताया कि गूंजा शादी से पहले जीवन के साथ घर से भाग जाना चाहती थी, लेकिन परिवार की जिद की वजह से उन्हें शादी करनी पड़ी थी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक गूंजा बचपन से ही फूफा जीवन के घर में रहकर पढ़ाई करती थी। दावा किया गया कि वहां रहने के दौरान 27 साल की गूंजा को अपने 60 साल के फूफा से प्यार हो गया था। सूत्रों ने बताया कि गूंजा की पोल तब खुली जब करीब 3 महीने पहले उनकी बुआ ने उन्हें अपने पति जीवन के साथ आपत्तिजनक हालत में देख लिया था। इसके बाद आनन फानन में उनकी शादी करा दी गई थी। गुंजा देवी का अपने सगे फूफा से पूर्व से अनैतिक संबंध चला आ रहा था। दोनों शादी नहीं करना चाह रहे थे। पुलिस सूत्रों के मुताबिक गूंजा ने पूछताछ में बताया कि शादी के मंडप में ही उन्होंने पति प्रियांशु की हत्या करने का फैसला कर लिया था। सूत्रों ने दावा किया कि शादी के बाद गूंजा ने अपने फूफा जीवन के साथ मिलकर प्रियांशु की हत्या का प्लान बनाया था। पुलिस के मुताबिक घटना वाले दिन प्रियांशु अपने रिश्तेदार से मिलने यूपी के चंदौली गए हुए थे। रात को वो ट्रेन से लौटे थे और रेलवे स्टेशन से बाइक से घर वापस आ रहे थे। दावा किया गया कि उसी दौरान शूटरों ने प्रियांशु को गोली मार दी थी, जिसके बाद प्रियांशु को घायल हालत में अस्पताल ले जाया गया था, जहां उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। इस घटना के बाद पुलिस ने पूरे मामले की पड़ताल शुरू की, लेकिन शुरुआत में पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा। पुलिस को यह समझ ही नहीं आ रहा था कि प्रियांशु की हत्या किसने और किस वजह से करवाई। उसी दौरान पुलिस को प्रियांशु के मोबाइल फोन से कुछ अहम सुराग हाथ लगे और पुलिस के मुताबिक प्रियांशु की कॉल डिटेल से इस बात का पता चला कि हत्या से पहले आखिरी बार उनकी अपनी पत्नी गूंजा से बात हुई थी। पुलिस ने तुरंत गूंजा की कॉल डिटेल निकलवाई। पुलिस सूत्रों के मुताबिक जांच में एक ऐसा नंबर मिला जिस पर गूंजा की 50 से ज्यादा बार बात हुई थी। इसके बाद पुलिस ने गूंजा को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो हत्या से जुड़ी पूरी कहानी सामने आ गई। पुलिस के मुताबिक गूंजा ने पूछताछ में यह कबूल कर लिया कि उनका अपने फूफा के साथ करीब 15 साल से अफेयर चल रहा था और उनके साथ रहने के लिए उन्होंने अपने पति की हत्या करवा दी। हत्या के आरोप में पुलिस ने गूंजा और 2 शूटरों को गिरफ्तार कर लिया। इस संबंध में अभी 3 गिरफ्तारी हो गई है। गुंजा देवी की गिरफ्तारी हो गई है एवं 2 अन्य अभियुक्त जो इस घटना में शामिल थे उनकी गिरफ्तारी हो गई है। हत्याकांड की साजिश में शामिल जीवन पुलिस की गिरफ्त में आने से पहले ही फरार हो गए। पुलिस की एक टीम उनकी तलाश में जुट गई, लेकिन इस हत्याकांड के सामने आने से पूरे इलाके में सनसनी मच गई। उधर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के करीबी राना सनाउल्लाह ने माना कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के हमले से पाकिस्तान बुरी तरह घबरा गया था। उन्होंने कबूल किया कि नूर खान एयरबेस पर भारतीय सेना ने जब ब्रह्मोस मिसाइल दागी थी तब पूरा पाकिस्तान दहशत में आ गया था। हालांकि भारत की इस जवाबी कार्रवाई के बाद पाकिस्तान इस बात से इनकार करता आया था। वो ये मानने के लिए तैयार नहीं था कि भारतीय सेना के हमले में उसके कई सैन्य और आतंकी ठिकाने तबाह हो गए थे और पाकिस्तान खौफ में आ गया था। लेकिन पाकिस्तान का झूठ तब पकड़ा गया जब वहां के प्रधानमंत्री के सलाहकार ने खुद ये बात कबूल कर ली। शहबाज शरीफ के सलाहकार राना सनाउल्लाह ने एक इंटरव्यू में माना कि रावलपिंडी में मौजूद नूर खान एयरबेस पर भारतीय सेना ने जब ब्रह्मोस मिसाइल दागी थी तब पाकिस्तान की सेना बुरी तरह घबरा गई थी।
उसे इस बात का डर था कि कहीं भारत की मिसाइल परमाणु हथियार से तो लैस नहीं है, लेकिन ये सोचने के लिए भी वहां की सेना के पास वक्त नहीं बचा था। उन 30 सेकंड में ये फैसला करना कि नहीं है और ये फैसला करना कि है, ये आप देख लेंगे ये कितना जो है वो खतरनाक बात थी। भारत ने ये कार्रवाई पहलगाम आतंकी हमले के बाद की थी। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के न सिर्फ कई आतंकी ठिकाने तबाह कर दिए थे, बल्कि उसने कई सैन्य अड्डों को भी निशाना बनाया था। इन हमलों में नूर खान एयरबेस को भी भारी नुकसान पहुंचा था। सौबात की एक बात यह है कि अब तो खुद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के करीबी राणा सनाउल्लाह ने बता दिया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान क्या हुआ था। तो अब तो साफ ही हो चुका कि कैसे पाकिस्तान घुटनों पर आ गया। राणा सनाउल्लाह ने साफ कहा कि उनकी सेना के नूर खान एयरबेस पर ब्रह्मोस मिसाइल जब फायर हुई तो 30 सेकंड का टाइम था पाकिस्तान के पास। पाकिस्तान पैनिक में आ गया जैसे ब्रह्मोस मिसाइल फायर हुई, वो भी नूर खान एयरबेस पर। उसके पास कोई चारा नहीं था। नूर खान एयरबेस तबाह हो गया और वो बस देखता रह गया। उसी के बाद उसने सीज फायर की गुहार लगाई। तो ये थी कहानी। ये जंग ऐसे जीता भारत। नूर खान एयरबेस पर ब्रह्मोस मिसाइल आती देख पाकिस्तान के तोते उड़ गए थे। इससे ज्यादा साफगोई से कोई पाकिस्तानी नेता और क्या बोल सकता था। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के करीबी सहयोगी हैं राणा सनाउल्लाह। उन्होंने वहां पर टीवी पर आकर बोला कि 30 सेकंड का टाइम था सोचने का जब ब्रह्मोस फायर कर दी इंडिया ने। यह नूर खान एयरबेस का नाम सुन तो बहुत लोगों ने लिया इतने दिनों से, लेकिन यह कहां है नूर खान एयरबेस जानते हैं? यह है चकलाला में, रावलपिंडी में। चकलाला रावलपिंडी तो इसकी एड्रेस हो गई, लेकिन इसकी अहमियत क्या है यह तब समझ में आता है जब आप यह देखो कि यह इस्लामाबाद से कितनी दूर है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद तो आप जानते ही हो। वहां से नूर खान एयरबेस सिर्फ 10 किलोमीटर दूर है, सिर्फ 10 किलोमीटर। तो पाकिस्तान की राजधानी से 10 किलोमीटर की दूरी पर भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल ठोक दी थी। तब पाकिस्तान दौड़ा दौड़ा आया सीज फायर करने को। लेकिन इसमें असली कहानी जो समझने की है वो ये कि भारत की ब्रह्मोस में ऐसा क्या है कि पाकिस्तान या कोई भी उसको नहीं रोक सकता और घुटने ही टेकने पड़ते हैं। तो पहली बात तो यह जान लीजिए कि ये जो ब्रह्मोस है जो नूर खान एयरबेस पर फायर की गई थी, ये अलग वाली ब्रह्मोस है जो भारत ने अपनी खास मॉडिफाई करके बनवाई हुई है। यह है ब्रह्मोस ए। तो अब ये ब्रह्मोस ए क्या है? ए मतलब एयर लॉन्च्ड वेरिएंट, मतलब ये वाली ब्रह्मोस मिसाइल हवाई जहाज से फायर की जाती है। तो आप कहोगे ये कौन सी बड़ी बात है, फाइटर प्लेन से तो बहुत सारी मिसाइलें दागी जा सकती हैं। लेकिन यह समझिए कि यह 2.5 टन की मिसाइल है। 2.5 टन की मिसाइल हवाई जहाज में फिट करना कोई आम बात नहीं है। इसके लिए खास फाइटर जेट है भारत के पास, सुखोई 30 MKI। सुखोई 30 तो रूस का फाइटर जेट है, और भी देशों के पास है, लेकिन भारत के लिए अलग से खास उपकरण लगाकर स्पेशल बना हुआ है MKI। इसमें MKI का रूसी भाषा में मतलब है मोदोनिजोर कोमरस्की इंदिस्की, कुछ ऐसा है रूसी भाषा में, यानी मॉडर्नाइज्ड कमर्शियल इंडियन MKI, यानी भारत के लिए खास मॉडिफाई करके ये बना हुआ है। ये दुनिया में किसी देश के पास नहीं है। इसमें 2.5 टन की मिसाइल भारत के HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने फिट की है। HAL के नासिक प्लांट में इसमें ब्रह्मोस ए फिट की गई है। रूस ने मना कर दिया था, जबकि सुखोई रूस का ही फाइटर जेट है, लेकिन रूस ने बोला था कि इसमें अगर 2.5 टन की ब्रह्मोस मिसाइल लगाओगे तो 1300 करोड़ रुपए लगेंगे। क्योंकि हवाई जहाज से जो मिसाइलें दागी जाती हैं वो इतनी भारी वाली नहीं होती। ये ब्रह्मोस है तो भारत ने जमीन से दागी जाने वाली ब्रह्मोस को ही मॉडिफाई करके बना दिया, लेकिन वजन है इसका 2.5 टन। इसको फाइटर जेट से दागने के लिए तो सुखोई के अंडर कैरेज यानी नीचे की बॉडी को और मजबूत करना पड़ेगा। उसके पंखों पर जो स्ट्रेस आएगा उसको संभालने के लिए पंख भी मॉडिफाई करने पड़ेंगे। और ब्रह्मोस तो परमाणु बम भी ले जा सकती है मिसाइल, तो उसके लिए तो फाइटर जेट में बहुत सारे बदलाव करने थे। उसके पूरे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को ही बदलना था। तो रूस ने एस्टिमेट बनाया 1300 करोड़ का कि इतने लगेंगे। भारत ने बोला कि चलो खुद ही करते हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को काम दिया गया, और पता है कितने में कर दिया हमने ये काम? 80 करोड़ रुपए में। कहां रूस 1300 करोड़ रुपए बोल रहा था, यहां हमारे इंजीनियरों ने 80 करोड़ में काम कर दिया। और अब यह ऐसा हथियार हो गया है जो दुनिया में किसी के पास नहीं है, और दुनिया में किसी के पास इसका जवाब नहीं है।
तो पब्लिक को भी अंदाजा तो होना चाहिए कि हमारी एयरफोर्स के पास ऐसा क्या है जिससे पाकिस्तान घबराता है, क्योंकि आम पब्लिक को तो बस फाइटर विमान को उड़ता हुआ देख ये समझती है कि ये दुश्मन के इलाके में जाते हैं, वहां बमबारी करके लौट आते हैं। लेकिन अब समझिए ना कि इसमें ऐसा क्या है जो पाकिस्तान के पास नहीं है, और वो इतना घबराया ब्रह्मोस को आता देख कि सीज फायर की गुहार लगा दी। सुखोई 30 फाइटर जेट वैसे तो 15 देशों के पास है, रूस का तो है ही, चीन के पास भी है, इंडोनेशिया के पास भी है, आर्मेनिया के पास भी है, अल्जीरिया के पास भी है, 15 देशों के पास है। लेकिन हमारा वाला ऐसा है जैसा दुनिया में किसी के पास नहीं। तो आती के बाद फिर हमने ऐसा क्या डलवा लिया उसमें? तो समझिए कि क्रूज मिसाइल क्या होती है। क्रूज मिसाइल यूं समझ लीजिए कि अपने आप में एक बहुत दूर तक जाने वाला हवाई जहाज होता है, मिसाइल ही, जिसमें कोई पायलट नहीं होता, बस बम लगा होता है, वो होती क्रूज मिसाइल। और ऐसे नहीं जैसे दिवाली पर आप रॉकेट छोड़ देते हो, क्रूज मिसाइल में सीधा एक तरह से एड्रेस डाल सकते हो कि यहां इस जगह पर जाना है। उसमें एक तरह से कंप्यूटर लगा होता है, जैसे कि जो एड्रेस बताई उस पर जाकर ही फटेगी वो मिसाइल। जैसे गूगल मैप पर आप डाल देते हो कि यहां जाना है तो सैटेलाइट से रास्ता निकालकर आपको बता देता है, वैसे ही क्रूज मिसाइल में आप डाल दो कि यहां जाकर फटना है तो वो सैटेलाइट से रास्ता ढूंढकर सीधा वहीं जाकर फटती है, ना इधर ना उधर, सीधा वहां। बंकर वंकर तो कुछ नहीं, आप उसको कह दो कि सेना के अड्डे को ये रही लोकेशन, उसको फायर कर दो तो खुद सैटेलाइट से रास्ता बनाएगी और मिसाइल का कंप्यूटर उसको सीधा वहीं ले जाकर फोड़ेगा। तो ये ब्रह्मोस है क्रूज मिसाइल। वो दागी गई थी नूर खान एयरबेस पर। अब आप कहोगे कि एयर डिफेंस सिस्टम भी तो होते हैं वहां पर, वो उड़ती मिसाइल को पकड़ लेते हैं, हवा में मार देते हैं। बिल्कुल होते हैं, पाकिस्तान के पास भी हैं, नूर खान एयरबेस पर भी तो थे ही। लेकिन अगर मिसाइल सुपरसोनिक हो तो, सुपरसोनिक मतलब आवाज से भी तेज स्पीड, तो जितने में रेडार या एयर डिफेंस सिस्टम को पता चलेगा उससे पहले ही वो निशाने पर पहुंच गई, तो ऐसी मिसाइल है ब्रह्मोस। इसकी स्पीड जानते हैं, लगभग 3,500 किलोमीटर प्रति घंटा, 3,500 किलोमीटर एक घंटे में। दुनिया की सबसे तेज मिसाइलों में एक है, और हमने अपने खास बने हुए सुखोई में फिट कर दिए ये ब्रह्मोस मिसाइल। इसलिए तोते उड़ गए थे पाकिस्तान के। क्यों? आप समझिए, सुखोई की अपनी स्पीड कितनी है जानते हैं? 2,500 किलोमीटर प्रति घंटा। 2,500। अब ये सोचो कि 2,500 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड पर प्लेन पहले ही चल रहा है हवा में, और 2,500 की स्पीड पर चलते हुए आपने ब्रह्मोस छोड़ दी। ब्रह्मोस की अपनी स्पीड 3,500 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 2,500 प्लेन की स्पीड, उसके ऊपर 3,500 मिसाइल की स्पीड। तो यूं समझो कि जैसे दौड़ते हुए नीरज चोपड़ा आते हैं भाला फेंकने के लिए, भाले में भी मोटर लगी हो, तो नीरज चोपड़ा की स्पीड जोड़ लो भाले की स्पीड से, इतनी तेजी से जाएगा। ऐसे ही ये सुखोई में ब्रह्मोस फिट कर दी। 2,500 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलते फाइटर प्लेन से 3,500 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से उड़ने वाली मिसाइल दाग दी। तो कितनी स्पीड हो गई टोटल? 6,000 किलोमीटर प्रति घंटा। 6,000 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाएगी मिसाइल, अगर चलते हुए हवाई जहाज से दाग दी तो। खड़े हुए जमीन से वो मिसाइल 3,500 की स्पीड से जाती है, चलते हुए फाइटर प्लेन से दाग दो तो 6,000 की स्पीड हो जाएगी। 6,000 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब 1 मिनट में 100 किलोमीटर, 1 मिनट में 100 किलोमीटर। तो पंजाब के हलवारा एयरबेस से अगर सुखोई 30 MKI से ब्रह्मोस मिसाइल दाग दी गई पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस पर, तो वहां पहुंचने में 30 सेकंड का ही टाइम लगेगा मुश्किल से। 30-40 सेकंड के अंदर अंदर स्वाहा। ऐसा कोई डिफेंस सिस्टम नहीं पाकिस्तान के पास कि इतनी स्पीड से आती मिसाइल को हवा में मार गिराए। पाकिस्तान के पास तो छोड़ो, दुनिया के बड़े बड़े देशों के पास नहीं है। 1 मिनट के अंदर तो सिस्टम तैयार नहीं होता, उसके कंप्यूटर और रेडार अभी इनिशिएट ही हो रहे होते हैं कि इतने में तो घुस जाएगी अंदर मिसाइल, और आपको पाकिस्तान के अंदर प्लेन लेकर जाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। ये भी तो देखो, ऐसी स्पीड से अपनी ही हवाई सीमा में उड़ते हुए गए और बॉर्डर पर पहुंचते ही छोड़ दी स्पीड से मिसाइल, जैसे भाला फेंकते हैं। तो उस ऐसी स्पीड से सुखोई 30 MKI क्रूज मिसाइल छोड़ दी। तो ऐसे ही थोड़ी हालत खराब हो गई थी पाकिस्तान की। खुद राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि नूर खान एयरबेस पर ब्रह्मोस आ रही थी, यह पता चला तो 30 सेकंड का ही टाइम था, कुछ कर ही नहीं सकते थे, कोई कुछ नहीं कर सकता था। और सेना को तो सलाम है ही, उन इंजीनियरों को भी सलाम करना मत भूलना जिन्होंने ऐसे प्लेन में ऐसी मिसाइल फिट करके दुनिया को हैरान कर दिया। जिसको रूस ने बोला कि 1300 करोड़ में काम होगा, वो 80 करोड़ में कर दिया था। हमारे देश के इंजीनियरों को कम समझते हो? घुटनों पर ला दिया पाकिस्तान को। 100 बात की एक बात। उधर टेक कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने पाकिस्तान में अपना बिजनेस बंद कर दिया। टेक कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने 25 साल बाद पाकिस्तान में अपना बिजनेस बंद करने का ऐलान कर दिया।
इसके बाद पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति ने इसे लेकर एक सोशल मीडिया पोस्ट की और माइक्रोसॉफ्ट के इस फैसले को पाकिस्तान के आर्थिक भविष्य के लिए चिंताजनक बताया। सलमान खान की जल्द आने वाली फिल्म बैटल ऑफ गलवान का पहला पोस्टर रिलीज हो गया। पोस्टर में सलमान खान एक नए लुक में दर्शकों के सामने दिखे। ये फिल्म गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुई झड़प पर बनाई गई।